नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे के मंच से संजीव भानावत का आप सभी को नमस्कार। गुरु मंत्र श्रृंखला हमारी ये कोशिश है कि इस बहाने हम मीडिया शिक्षण और मीडिया के क्षेत्र में जो हमारे मित्र कार्य कर रहे हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे पक्षों पर बात करें जिनके बारे में सामान्यतः हम लोग नहीं जानते। उनके कृतित्व के बारे में हम सब लोग परिचित रहते हैं। उस कड़ी में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर केजी सुरेश। केजी सुरेश जी को हम सभी यूं तो जानते हैं, मूलतः केरल के निवासी हैं, वहीं आपका जन्म हुआ, लेकिन मलयाली भाषी होते हुए भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप समान अधिकार से लिखते, पढ़ते और बोलते हैं। मेरा उनसे लगभग एक दशक का परिचय और एक बहुत ही ऊर्जावान पत्रकार, शिक्षक और प्रशासक उस रूप में मैंने उनके व्यक्तित्व को देखा है। तो आइए आज उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि उनकी जो पूरी यात्रा है पत्रकार से लेकर के कुलपति तक की, उसको किस तरह से वो मैनेज करते हैं और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, क्या उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही। सर नमस्कार, बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में आज आपने अपने इन सारी व्यस्तताओं के बीच प्रशासनिक भागदौड़ में समय दिया। आज इस बोर्ड पे संवाद करना हमेशा आनंद का विषय है। जी तो आज जब आप एक विश्वविद्यालय के जो एशिया का सबसे बड़ा कहें कि हम पत्रकारिता का विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, उसके कुलपति के रूप में आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बोर्ड पर जब हम आपसे ये अनुरोध करें कि आप अपने बचपन की ओर लौटें, केरल के कौन से क्षेत्र में आपका जन्म हुआ, पेरेंट्स की गाइडेंस किस तरह से मिली, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और कैसे आप आगे बढ़ते रहे, उस प्रारंभिक जीवन के दौर के बारे में हम आपको उतने पीछे की ओर ले जा रहे हैं। जो कुछ याद है उस रोमांच को हमारे साथ शेयर करें सर। नहीं, मैं मूलतः केरल के जो जिनको बैकवाटर्स कहते हैं या दक्षिण केरल जी, जिसको पुराने जमाने में ट्रेवंकोर या तिरुवितांकूर हम अपने भाषा में कहते हैं, ट्रेवंकूर भाषा और ट्रेवंकूर के हैं जी, और बैकवाटर्स जहाँ हैं, एलेप्पी डिस्ट्रिक्ट जिसको द वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, जी, वो अपने हाउस बोट के लिए और बैकवाटर्स के लिए बहुत मशहूर है। मैं वहां से हूँ और वैसे तो कहा जाता है कि मेरे पूर्वज जो है वो किसी समय में उत्तर भारत से जो है माइग्रेट करके दक्षिण में आए, लेकिन मैं जहाँ तक मेरे दादा परदादा नाना परनाना वो तो केरल में ही रहे हैं। जी, और मेरे पिताजी भारत सरकार में अधिकारी थे, पहले केरल सरकार में थे, बाद में वो सिंदरी फर्टिलाइजर्स में बिहार में, झारखंड में चले गए और उसके बाद वे केंद्र सरकार में एक अधिकारी के रूप में गए और तब हम भी उनके साथ ही रहे और दिल्ली में हम लोग रहे। तो मेरा लगभग पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली में ही हुई है, पढ़ाई परवरिश। तो जब आप कहते हैं कि हिंदी में मेरी जो महारत के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका एक कारण ये भी है। वैसे तो केरल में कोई हिंदी के प्रति विरोध नहीं है, जैसे कुछ अन्य प्रदेशों में राजनीतिक विरोध है, ऐसा कोई विरोध केरल में नहीं है। और केरल में तो सेकंड लैंग्वेज है हिंदी, तो उसमें वहाँ कहीं मलयालम, अंग्रेजी और हिंदी तो आप हायर स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो केरल में लगभग सभी बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। लेकिन सर जब केरल में आपका जो बचपन है 2-3-4 साल, वो तो वहीं बीते होंगे केरल में ही, या बहुत जल्दी आप दिल्ली माइग्रेट कर? बहुत जल्दी मैं इस तरफ आ गया था, ट्रैवल में रहे। मैंने कहा पिताजी का लगातार हस्तांतरण होता रहा। जी, तो जी, घर में कौन सी भाषा बोली जाती थी उस समय जो आपका शैशव काल था? घर में तो मलयालम। तो अब जब मलयालम बचपन तो आपने उसी भाषा में, जब स्कूल में गए दिल्ली में तो नेचुरली वहां हिंदी और अंग्रेजी में, तो किसी प्रकार का वो जो एक अंतर्द्वंद उस बालक केजी किशोर के मन में रहा होगा, उसकी कुछ याद है आपको? किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई के साथ? बहुत रुचिकर विषय है कि मेरे माता पिता मातृभाषा के बारे में बहुत पर्टिकुलर थे जी, तो उन्होंने दिल्ली में भी जो केरल मलयालम भाषियों द्वारा संचालित एक पाठशाला में उन्होंने जो है मेरी भर्ती कराई। तो वहाँ जो है
वो केरला एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो वहाँ प्राथमिक शिक्षा तक मलयालम ही सिखाते रहे, मलयालम में ही सिखाते रहे। और उसके बाद जो है अंग्रेजी हिंदी का, तो मातृभाषा प्राथमिक मेरी रही है, इसलिए मैं अपने मातृभाषा में भी जो है मैं बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। एक समय में कुछ कविताएं वगैरह भी लिखने का प्रयास किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे छूट गया। जी तो मेरा जो है उन्होंने मुझे कहीं भी उस परिवेश को या उस संस्कृति से कभी दूर नहीं रखा। केरल के जो दिल्ली में जो मंदिर है वहां ले जाना, जी केरल का जो समाज है उनके कार्यक्रमों में जो है जाना, और ज्यादातर उनके दोस्त भी वहीं के, क्या एक पुराने पीढ़ी के जो केरल के लोग हैं जी या किसी भी प्रदेश के, मेरे ख्याल से जो दिल्ली आते हैं या अन्य कोई किसी शहर में जाते हैं, तो जी उनका एक ही सपना होता है कि वो रिटायरमेंट होने के बाद वो वापस जाए। जी उनके लिए मात्र वो एक नौकरी की जगह थी, जीवन यापन के लिए उनको एक दूसरे शहर में जाना है, लेकिन वापस अपने गांव जाना है। जी मेरे मतलब पिताजी भी सच में गांव में चले गए। जी वो जी कभी मतलब दिल्ली में रहे, दिल्ली में दोस्त बनाए, दिल्ली में मकान भी बनाया, लेकिन उन्होंने दिल्ली को कभी अपनाया नहीं उस जी तरीके जी से। जड़ों से जुड़े रहे, मतलब एक तरह पेड़ों से। से जुड़े रहे, जी हर वर्ष केरल जाना। तो हम हम्म। भी हर वर्ष केरल में जाते थे, महीना 2 महीना लगा के आते थे। जी और इसलिए ममराल, ननिहाल सब बिल्कुल संपर्क जो है जीवंत रहा हमारा, जी तो जी संस्कृति से कटे नहीं, तो लगातार जो है वो रहा। तो केरल से तो बहुत ही अ, लगातार वो केरल एक्सप्रेस में जो बचपन की जो यात्रा, उस वक्त तो केरल एक्सप्रेस भी नहीं था, पहले तो जी जीटी जी एक्सप्रेस था। जीटी जी एक्सप्रेस से चेन्नई में आके उतर के फिर दूसरा ट्रेन पकड़ते थे, और उसके अच्छा बाद फिर एक जयंती जनता एक्सप्रेस आई, जी फिर तीसरा, फिर याद है केरला कर्नाटका एक्सप्रेस, के एक्सप्रेस कहते थे उसको, जी जी उससे साउथ में जाते थे। अब तो खैर इतने ट्रेन है कि पूछिए मत। और जी खैर अब तो ट्रेन में जाना भी कम ही होता है, ज्यादा आप समय तो इतना लग जाता है। एयर कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई होगी। हाँ, समय इतना लग जाता है जी। जी अच्छा सर, जब स्कूल में आपने पढ़ाई की हाँ, तो उस समय आपका जो पढ़ने में रुचि और वो जिस तरह का शिक्षकों के साथ आपका संवाद और ये सब रहा, उस वो किस तरह का रहा? मतलब शिक्षक शिक्षार्थी जो एक कनेक्टिविटी होती है। अच्छा था, लेकिन मैं हम्म। थोड़ा शरारती था। अच्छा उन तो उन दिनों तो शरारतें किस प्रकार की? अपने साथियों को छेड़ना या शिक्षकों की नकल उतारना, वो शरारतों के कुछ याद आ रहे हैं? आज खुद शिक्षक हूं तो क्या बताऊं। लेकिन ये जरूर था कि शरारती जरूर था। जब कोई शरारत क्लास में होता था तो पहले कुछ शिक्षकों के जुबान पर मेरा ही नाम आता था। जी और और चलिए, जब आप, हाँ, कुछ याद आ लेकिन रहा हो तो बताएं। बहुत बहुत मार भी खाई है। उन दिनों तो कॉर्पोरल पनिशमेंट जिसको कहते हैं जी खूब होता जी था। तो सर, मुझे याद है फुट्टे शिक्षक से भी दो, जो है। जी नहीं, शिक्षक दो उंगली के बीच में पेंसिल फंसा के दबा दिया करते थे, वो दौर भी जी याद जी, है हमें। हाँ, नहीं, अपने को जो सबसे याद है ये जो अपना है इधर, जी जी इधर जो है वो वही फुट्टा जो है हाथ सीधे करने के लिए कहते थे और फुट्टे से पड़ती थी। जी चलिए, जब आप फिर मिडिल क्लास में आए तो आपने कौन से सब्जेक्ट लिए? मतलब जब नाइन्थ में मेरे ख्याल लेने पड़े होंगे, नाइन्थ या टेंथ क्लास में। 10th के तो आप, बाद लिया। जी, हाँ, तो साइंस, आर्ट्स या क्या आपने कौन मैं सी? ह्यूमैनिटीज मैंने ह्यूमैनिटीज। जी जी, तो मैं उसका मतलब, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी हिंदी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, ये सब्जेक्ट पढ़े आपने। तो ये विषय लेने का चयन आपका खुद का था या पेरेंट्स की गाइडेंस थी या दोस्तों ने सलाह दी? नहीं, मैं मैथ्स में कमजोर था। अच्छा, तो साइंस का कभी सोचा ही नहीं आपने? ना ना, मैथ्स का हम्म। कमजोर था। तो साइंस जिस, में कुछ कुछ सब्जेक्ट जरूर इंटरेस्ट रहता था, लेकिन बहुत ज्यादा मैं साइंस और मैथ्स के प्रति मेरा रुझान कम था। मैथ्स से तो डर लगता था। मेरे अच्छा अच्छा। एक्स्ट्रा ट्यूशन भी लगाए गए थे मैथ्स के जी लिए, हम्म। हम पिताजी ने तो लगाए थे, तो जी। हाँ।
तो इन विषयों का चुनाव करते समय आपने करियर के बारे में क्या सोचा उस समय? नहीं, उस वक्त करियर के बारे में कुछ नहीं कुछ सोचा। नहीं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे या करेंगे, ऐसा नो कोई चिंतन नो, नहीं था? सवाल नहीं करा। तो उस वक्त अच्छा। तो बस हम तो झाड़ की तरह बढ़ते गए। अच्छा, फिर जब कॉलेज में आए आप उस समय क्या विषय लिए? ग्रेजुएशन? कॉलेज में नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मेरे जी पिताजी का, भले वो सरकारी अधिकारी थे, उनको अखबार पढ़ने की बहुत आदत थी। जी तो एक तरह से मैं उनको पूरा श्रेय दूंगा। जी। उन्होंने मेरे अंदर अखबार पढ़ने की एक आदत जो है वो डाल दी। उनका देखा देखी, उस वक्त शहर में हिंदुस्तान टाइम्स आता था। जी पिताजी हिंदी बोल लेते थे, लेकिन हिंदी उस तरीके से पढ़ नहीं पाते थे, जी या उसमें हिंदी में लिखना, क्योंकि उन दिनों तो केंद्र सरकार में भी अंग्रेजी में ही लिखना पढ़ना सब होता था। जी। तो वो हिंदुस्तान टाइम्स मंगाते थे घर पे, एक ही अखबार आता था, हाँ क्योंकि हाँ। उनको उतना ही पढ़ने का टाइम मिलता था। और वो उसको मास्ट हेड से लेकर प्रिंट लाइन तक पढ़ते थे, अच्छा। और एक कलम लेकर पढ़ते थे। उनका बिल्कुल ही एक अलग स्टाइल मैंने देखा, वो पूरा ही जी कलम लेके पढ़ते थे, और अंडरलाइन करते थे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। जी और क्लिपिंग्स भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। उनके जी। पास तो मैंने देखा कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, हम्म 1975 में जब आपातकाल घोषित हुआ, जब हमने पहला परमाणु प्रयोग किया, हम्म। तो ये सब उन्होंने, अखबार रखते थे वो। और वो देखा देखी मैंने संपादक के नाम पर पत्र लिखना शुरू किया, और वो छपने लग गए। सर पहला और पत्र कब छपा? आप कौन सी क्लास में थे? मेरे ख्याल से 9वीं में था, मेरे ख्याल से। अच्छा, 9th क्लास में हिंदुस्तान टाइम्स में छप गए थे आप? हाँ हाँ। तो जी हमारे जो पारिवारिक मित्र थे, अब उस टाइम तो हिंदुस्तान टाइम्स का एक तरह से वर्चस्व था, दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, और यही माना जाता था मिडिल क्लास का तो हिंदुस्तान टाइम्स है। टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा सा और ऊंचे, हायर, अपर मिडिल क्लास का है। तो अपने सर्कल में सभी के घर में वही आता था। हम्म। और कहीं भी हम जाते थे रविवार को मित्रों के यहाँ घर पे शाम को, तो वो कहते थे अरे सुरेश का लेटर पढ़ा। तो बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब मेरा लेटर लोग पढ़ रहे हैं। जी तो वो धीरे धीरे अपने सर्कल में एक चर्चा का विषय आ गया कि जी। सुरेश ऐसे लेटर लिखता है। कुछ आपको ये याद आ रहा है किस मुद्दे पे लिखा था आपने वो, या किन मुद्दों देखिए, को? एक एक तो मुझे बहुत स्पष्ट याद है, मेरे ख्याल से शायद वही था मेरा, हम्म आ, किसी भारतीय संस्कृति या किसी चीज को लेकर कुछ कोई लेख आया था, मैंने उसके प्रति उत्तर में लिखा था, मैंने उसके अच्छा अच्छा। प्रतिक्रिया में लिखा था। हम्म और मैंने उसमें लिखा, अभी भी मुझे बहुत याद है, मैंने ये बेसिकली लिखा था कि आ, देखिए, अगर हम उनके संस्कार में अगर चित्रहार, उस वक्त चित्रहार होता था, और चित्रहार आधे घंटे का शो होता था, शायद रात को 7:30 बजे होता था, 7:30 से 8। तो चित्रहार में ये माना जाता था उस वक्त। अब आज अगर हम्म वो लोग होंगे तो वो तो पता नहीं उनको क्या हो जाएगा। तो वो समझते थे कि ये संस्कृति विरोधी है, मतलब हम्म। ये चित्रहार हमें भ्रष्ट करेगा, क्योंकि उसमें फिल्मी गाने ही दिखाते थे। वही एक आधा घंटे का शो था जब वो जी फिल्मी गाने दिखाते थे। हाँ हाँ। तो मेरा वो हेडलाइन उन्होंने बहुत आर्टिस्टिक, 5 उस वक्त लेटर टू द एडिटर बड़ा प्रोमिनेंटली छपता था, जी और उन्होंने लिखा चिल्ड्रन ऑफ चित्रहार डू नॉट वीप। वो मेरा हेडलाइन था, मतलब मैंने नहीं दिया था, वो हिंदुस्तान टाइम्स के हाँ लोगों हाँ। ने, और मेरा तो वो जो भी। पूरा लेटर जी। छपा था। फिर कई विषयों को लेकर वो पहला था। उसके अच्छा बाद अच्छा तो अच्छा। क्या होता ना, एक बार आदमी छपता है और उसको लीड लीड लेटर बना देते हैं, लीड जी स्टोरी की तरह, तो आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया मंगवाने लगा, अच्छा पापा अच्छा से अच्छा। कहकर उन्होंने मंगवा दिया मेरे लिए। और फिर मैंने जो है लेटर उसमें भी मैंने मतलब लिखना शुरू कर दिया, उसमें भी दबा के आता था। जी मतलब ऐसा कोई
मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मेरा लेटर छपने लगा था। जी मैं रेगुलर लेटर राइटर बन गया था। जी। बेटा सर, जैसा आपने कहा कि आपके पिताजी पूरा अखबार पढ़ते थे, मास्टर्ड से लेकर के प्रिंट लाइन तक, तो आप तो उस समय चूंकि स्कूल में ही थे, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या था? आप भी ऐसे ही पढ़ते थे सारा, या कुछ चुने हुए विषयों पर आपकी नहीं नहीं, रुचि थी? मैं सारा पढ़ता था, मुझे अच्छा, आप बड़ा भी अच्छा सारा लगता पढ़ते थे। जी। मुझे अच्छा लगता था, और मुझे धीरे धीरे पॉलिटिक्स चीजें समझ में आई। तो और उस वक्त मुझे याद है, मैंने तो नेताओं को मैं पत्र लिखने लग गया। अच्छा। हाँ, मैंने अम, अभी भी याद है उस वक्त मैं राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। जी नहीं, तब तो मतलब मैं शायद 12th में आ गया था। हाँ, जी। नहीं वो उसके बाद की बात है। खैर, मैं नेताओं को लेटर बाद में लिखने लगा। 11th 12th जब भी था, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री तक को भी लिखे आपने पत्र? मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, और मैंने उस वक्त बीजेपी के सिर्फ 2 सदस्य होते थे। एक अडवाणी जी थे उस वक्त, और वे पंडारा रोड में रहते थे, जी। AB 16 पंडारा रोड। हम्म। मैं खुशवंत सिंह जी को लेटर लिखता था, अच्छा अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात है कि सबने मेरे को जवाब दिया। उसमें से कई हाँ, पत्र मैं मेरे वही पास अभी पूछ भी रहा था कि उनके जवाब भी आते थे क्या? जवाब आता था। एक बार तो मेरी मम्मी बहुत घबरा गई। जी। एक बुलेट राइडर आया पुलिस यूनिफॉर्म में, हाँ हाँ। और उन्होंने बेल बजाया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये, तो मैंने दरवाजा खोला, तो उन्होंने कह दिया कि सुरेश साहब से मिलवाइए। अच्छा। तो अब मैं लड़का सा, मैंने कह दिया कि मैं ही हूँ सुरेश। हम्म। तो कहते नहीं, KG सुरेश हैं, बेटा पापा को बुलाओ। अच्छा। मैंने कह दिया कि नहीं नहीं, KG सुरेश मैं ही हूँ। जी। तो कह रहे कि आपने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी? मैंने कह दिया कि हाँ, मैंने लिखी थी। ठीक है। तो उन्होंने एक पैकेट मुझे दिया, जवाब दिया। हम्म। तब शायद मैं कॉलेज में था, कॉलेज अच्छा अच्छा। ठीक है। में। जी। उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर का जवाब है आपको। तो मेरी मम्मी अंदर सुन रही थी। अच्छा। उन्होंने इतना डांटा पुलिस वाले के जाने के बाद, कहता है, तू प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने लग गया, तू इतना बड़ा हो गया, तू वो हो गया, ये हो गया। फिर पापा जी। जब आए तो शिकायत की कि ये देखिए, ये किस किस को ये बैठ के चिट्ठी, वहां तो एक टेबल के कोने में बैठा, पता नहीं किस किस को बैठ के लिखता है, तो समझ में नहीं आता ये कहा। जी। तो मैंने बहुत लोगों को, मैंने वेंकट रामन साहब राष्ट्रपति थे, उनको चिट्ठी लिखा। जी। उनसे मैंने कहा कि भाई आप अपना जीवन का कोई, मतलब मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। हम्म। तो अभी भी मेरे पास वो लेटर शायद रखी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि बेटा आंखें और कान ये खुला रखना, मुंह बंद रखना, और सब कुछ ऑब्जर्व करते रहो। जी। ना तो मुंह बंद रखोगे और आंखें और कान खुला रखोगे, उतने तुम सफल होगे। जी। मैंने कोशिश किया है अभी जी। तक उसको लागू करने का। चलिए, सूत्र रूप में जो उनसे ज्ञान मिला उसका कहीं आपने फॉलो किया। हाँ, और जी खुशवंत सिंह जी तो, उनके साथ तो मेरे पास तो कम से कम पता नहीं, एक जमाने में तो 100-200 पत्र थे उनके, हर जी। चीज पर। मैं मार्क टली को लिखता था चिट्ठियां की अच्छा अच्छा। उस ये भी वक्त। अद्भुत संग्रह साहब, उनके ऑटोग्राफ आपके पास सबके होंगे यदि आपने पत्र हाँ हाँ, सुरक्षित रखे होंगे, जी जी, है ना। है ना? क्योंकि उस खालिस्तान समय। मूवमेंट के एक बीच में आरोप लगाया था कि खालिस्तान मूवमेंट को BBC सपोर्ट कर रहा है। हम्म। तो मैंने मार्क टली को लेटर लिखा, तो मार्क ने मुझे जवाब दिया कि जिस दिन, मैं पिछले कई दशकों से हिंदुस्तान में हूँ, हम्म। लेकिन जिस दिन कभी मैं, मतलब BBC एंटी नेशनल होगा, एंटी इंडिया होगा, उस हम्म। दिन मैं BBC छोड़ दूंगा। मतलब जी आप कभी सपने में नहीं सोच सकते कि मैं कभी भारत के हित के खिलाफ जा सकता हूँ। ये जी। मार्क टली ने मुझे लेटर लिखा, अभी भी ये लेटर है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। अब पता नहीं कहीं घर में है, मतलब हाँ ऐसा हाँ, नहीं। ठीक है। कभी ढूंढेंगे तो कभी मिल ढूंढेंगे जाएंगे। तो, ये जी ये ये सब मेरा जो है रिटायरमेंट प्लान्स है। जी। एक शिक्षक कभी रिटायर होता नहीं है, चलती रहेगी यात्रा। तो सर एक बात बताइए, जब आप इतना पढ़ते थे तो स्कूल कॉलेज में आपकी हॉबीज क्या थी? मतलब जैसे डिबेट्स वगैरह है,
या मैगजीन के लिए राइटिंग करनी है, आर्टिकल्स लिखने, उस हाँ, तरह का भी मैं आपका? लिखता था, मैं कई कॉम्पिटिशन्स में जाता था, प्राइज जी। जीतता था, और कॉइन कलेक्ट करता था, स्टैम्प कलेक्ट करता था, अच्छा अच्छा। बुक क्लब चलाता था। मैंने जी। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, टीनेजर्स वेलफेयर क्लब, हम्म। और उसमें मैंने लोगों को जोड़ा। लाइब्रेरी हमने अलग अलग जगह शुरू की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं बहुत एक्टिव था। मैं घर सर पे वो तो रहता ही नहीं था। स्टैम्प्स भी हैं सुरक्षित आपके पास अभी, या वो मैं भी घर कहीं पे ऐसे ही रहता ही नहीं था। है? मैं घर पे रहता ही नहीं था। अच्छा, नहीं, जो स्टैम्प्स की आपने बात की, डाक टिकटों की, है ना। वो अभी तक है ना आपके पास? मैंने जी। अपने बच्चों को देने की कोशिश की, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। इंटरेस्ट नहीं है, वही मेरे साथ है, मेरे पास उनके भी बहुत अच्छा हॉबीज उनके कलेक्शन हॉबीज है। लेकिन अब तो काफी कुछ निकल गए, लेकिन फिर भी कुछ तो बचा हुआ है। जी जी। सिक्के मेरे बच्चों ने अपने पास रख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। सिक्के और देश विदेश के? देश विदेश के। जी जी। अच्छा सर, कॉलेज में आप आए तो वो किस तरह का रहा? क्या विषय लिए, कौन सी स्ट्रीम में आप गए, और कौन से कॉलेज से आपने फिर ग्रेजुएशन किया? सर, मैं 11th में अपने सब्जेक्ट में आने के बाद मैंने रियलाइज किया मेरे अंदर का एक एक ब्रिलियंट बच्चा उभर के आया। जी। शायद मैं ह्यूमैनिटीज के लिए बना हुआ था, हम्म। और इसलिए कहते हैं कि वो बच्चों के अंदर का जो, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हम्म। मैं 10th तक एवरेज बच्चा था, जी। लेकिन 11th और 12th में मैं स्कूल का टॉपर था। अच्छा अच्छा। मैं सबसे बेस्ट स्टूडेंट था। जी। तो इस ये जो चेंज आया एकदम, इसके पीछे कोई कारण, या अचानक मैं कैसे समझता आपने? हूँ कि नहीं, मैं समझता हूँ कि बच्चा एक बर्डन में रहता है हमेशा। जी। उन विषयों से, मैंने कहा ना, मुझे मैथ से डर लगता था, मुझे हम्म। इकोनॉमिक्स से डर लगता था, मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं होता था साइंस वगैरह का। तो मुझे मुझे लेकिन 11th में आके पता नहीं, मेरे घर वालों को बिलीव नहीं हुआ कि ये वही बच्चा है। सर मुझे और मैं लगता है जो पढ़ता आपकी। उतना ही था, मैं जी शरारती उतना ही था। जी। मैं और बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं था सर। मैं साल भर पढ़ता नहीं था, जी लेकिन मैं वो लास्ट में जो हफ्ता 10 दिन होता था तब मैं पढ़ता था, जी। और सर मैं रिजल्ट लेके आता था। जी, मुझे लगता है ये जो आपने 8th 9th क्लास से अखबार पढ़ने की आदत शुरू की, शायद आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो गया होगा। जी, और खूब। मेरा हाँ। लैंग्वेज में जी। बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया, हाँ, तो वो उसी का ही और परिणाम लैंग्वेज रहा में जो कि। परिवर्तन आया, बिल्कुल। उससे बहुत कुछ बदल गया। जी और मैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, मेरे एक गुप्ता सर थे, जी। और गुप्ता सर का मैं बड़ा श्रेय दूंगा। उन्होंने मेरे अंग्रेजी को बहुत ही ज्यादा मजबूत किया, इम्प्रूव किया। और जी बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। और वाकई मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज तो मेरा एक तरह से मास्टरी सा हो गया। जी हाँ, और इसी कारण ऐसा तो कोई कैरियर गाइडेंस तो था नहीं, जी। लेकिन मैंने ये तय किया जब मैंने 12th के बाद क्या करना है, तो अंग्रेजी साहित्य मैंने चयन किया। इंग्लिश ऑनर्स? जी, इंग्लिश ऑनर्स। जी। और उसके बाद फिर मास्टर्स मास्टर्स भी इंग्लिश में किया। इंग्लिश में ही। तो फिर पत्रकारिता में शुरुआत कहाँ से होती है करियर की आपके? पत्रकारिता से ही हुई, या कोई और आपने टीचिंग या नहीं कोई नहीं, जॉब? कोई और। हाँ, वो कहाँ से मेरे शुरू को ना किया नौकरी आपने? करने का शौक था। जी। क्या मैं करने का? मैंने नौ नौकरी नौकरी हाँ, नौकरी कहाँ की आपने? हाँ, शुरुआत कहाँ से? मैं 11th 12th में ही जो है, छुट्टियों में मैं नौकरी करता था। और 12th, जो कि आवश्यकता नहीं थी घर में, जी लेकिन मुझे अच्छा लगता था। जी। तो मैंने अ, अ, हमारे सफदरजंग एन्क्लेव एक इलाका है दिल्ली में, जी। मैं वहाँ एक बावा इन होता था। हम्म। बावा इन में मैंने रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया 12वीं के बाद। अच्छा। अच्छा। तो उन दिनों थोड़ा बहुत स्मार्ट लगता था। हाँ। जी। तो वो लोग तो रिसेप्शन में ही मुझे बिठाए। अच्छा। अंग्रेजी भी जानता था। तो वो नौकरी कब तक की फिर आपने? वो तो ऐसी शौकिया था, जी लेकिन पढ़ाई के बाद फादर कहने लग गए कि अब क्या करोगे भाई, नौकरी नहीं करना। मैं कहे करना है।
तो एज सच कोई करियर प्लान वगैरह नहीं था, क्योंकि वो भी उस फील्ड से नहीं थे, जी वो तो साइंस के स्टूडेंट थे। जी और आज की तरह उतना जागरूकता नहीं था। जी। तो मैंने कहा करा दो नौकरी कहीं, आपका कोई जान पहचान है तो बता दो। अच्छा। तो उनका एक दोस्त है, जी। वो उस वक्त हमारे घर के बगल में नया नया खुला था हाइट रीजेंसी। अच्छा। तो उन्होंने कह दिया कि मेरा लड़का इंग्लिश लिटरेचर करके, अगर इसके लायक कुछ है क्या, मैंने कह दिया भेजो। मैं गया वहां, तो मेरी पहली नौकरी जो है वहां एक पियानो बार थी, बार। अच्छा। तो उन्होंने कह दिया वहां फॉरेनर्स वगैरह आता है, ये लड़का स्मार्ट है, ये उनको। अच्छा। जी। मैं अच्छा। वो मैंने पहली नौकरी, लेकिन मेरे को भाया नहीं, जी। मजा नहीं आया। हम्म। हाँ। आ, मुझे वहां जो मेरा 1 महीने का तनख्वाह था, वो कई लोग तो एक ही दिन में उड़ा देते थे वहां। अच्छा। और वहां काफी भ्रष्टाचार था। अच्छा। तो मेरे साथ जो थे वो लोग हिसाब किताब में गड़बड़ी करते थे, लिकर बॉटल्स को गायब करते थे, जी। और टिप्स के लिए ज्यादा, क्योंकि ये लोग पीने के बाद बहुत टिप्स देते थे, उसमें हम्म। इंटरेस्ट थे। मुझे ये सब जमा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक आधा पत्रकार बन चुका था। जी हाँ, लिखने एक लगी गए थे आप। वो जी। अंग्रेजी साहित्य सीखता है, मैंने कम से कम ऑब्जर्व किया है कि वो बड़ा आदर्शवादी होता है, वो बड़ा हम्म। रोमांटिक और आदर्शवाद की दुनिया में रहता है। जी। मेरे ख्याल से साहित्य, कोई भी साहित्य, अंग्रेजी बिल्कुल। हो हिंदी हो, वो थोड़ा हम्म। सा आदर्शवादी होता है। जी वो थोड़ा सा प्रायोगिक और बहुत ज्यादा ये नहीं होता है। तो इसलिए मुझे वो सब भाया नहीं। ऊपर से वो रोज शेव करके जाना पड़ता था, वो भी बिल्कुल नहीं भाया। जी। क्योंकि रोज एक दिन शेव नहीं किया, इतनी डांट पड़ी कि पूछो मत। अच्छा। कहती कि रोज शेव करके आओ, टाई बांध दो रोज। जी। हम्म। तो खैर, वो बात की बात थी, लेकिन मेन चीज तो ये था, हम्म। मेरे को उतना आनंद नहीं आया। तो मैंने कह दिया कि मैं नहीं करूंगा, छोड़ दो। फिर फादर कहने लग गए कि भाई सरकारी जॉब में जाओ। अच्छा। तो फिर मैंने एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन था उस वक्त, जी। ट्रांसलेटर के लिए, हम्म। तो वो किया। उसमें मैं टॉपर आ गया। अच्छा। तो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद का था जी। मेरा पहली नौकरी एज एन अनुवादक। कौन से डिपार्टमेंट में? मैं संसद, जी सर। संसदीय कार्य। अच्छा, संसद में। ठीक है। हम्म। तो लेकिन वहां भी मजा नहीं आया। जी। अच्छा। वहां मैं बाबुओं से घिरा रहता था, जिनको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, इसके सिवाय और कोई बात ही नहीं करते थे। और बड़ा बोरिंग सा लगा कि अच्छा, वो लोग दिन भर जो एक फाइल करते थे, वो मैं 1.5 से 2 घंटे में मैं कर जी। लेता। उसके बाद हम्म। मुझे पता नहीं दिन भर बैठना है। मैं कहता था अपने ऑफिसर से, मैं जाऊं क्या? तो कहते क्यों जाओगे? तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? अब उस दिन का लॉट आता था, उतना ही आपको करना है। हम्म। और लोग उधर बीच में चाय पीने जाना, गप मारना, 2-2 घंटे लंच करना, और उतना करते थे। मैंने 1.5 घंटे में खट 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 कर खींच लिया, उसको खत्म कर दिया। फिर मैं घूमने जाता था, मैं भी घूमने जाने लगा। तो उनको लगा कि यार ये तो कॉलेज बना दिया इसने। मेरे 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 हम उम्र कुछ और 2-3 लोग और थे। तो जी। उन्होंने कहा कि इसने तो उनको भी बिगाड़ दिया। अब क्या करते हैं? सही सही बात है, दिन भर। सवेरे 12 बजे तक अपना काम फ्री, हाँ, तो उसके बाद 5-6 घंटे आपके पास है। फिर जी। हम कनॉट प्लेस में मूवी देखने चले जाते। मूवी देख के वापस आते। वो भी परेशान, मैं भी परेशान, करें क्या? मजा नहीं आ रहा था। पिताजी से कहा कि मुझे नहीं करनी है। कहते पागल है क्या, सरकारी नौकरी, हम्म। अभी घुसे हो, अभी तो सीधे
टॉप पोजीशन में रिटायर हो गए। जी। मैंने कहा जिंदगी भर ये करूंगा? उन्होंने कहा हाँ, क्वार्टर भी मिलेगा। अब वो लोग तो उसी तरीके से सोचते हैं जो हाँ हाँ हाँ, भाई इतने दूर आकर अपना जीवन यापन के लिए, सही सही है। तो यही चाहेंगे, इकलौता बेटा, हम्म बस मेरी एक बहन है छोटी, बस हम दो ही। हम्म। मैंने कह दिया कि मैं तो नहीं करूँ, और एक दिन में रिजाइन कर दी बगैर अच्छा। उनकी अनुमति के, हम्म। बस। तो लगभग कितने साल रहे आप ट्रांसलेटर के रूप में? 1-1.5 साल। 1-1.5 साल में, जी। और कोई दूसरा ऑफर नहीं था उस समय आपके पास जब आपने रिजाइन किया? नहीं, वो कभी नहीं रहा जीवन में। अच्छा। कभी भी। जब मैंने मेन स्ट्रीम पीटीआई छोड़ा तब मेरे पास नहीं था, जब मैंने आईएमसी छोड़ा तब नहीं था। अच्छा। तो ट्रांसलेटर के बाद फिर पत्रकारिता की तरफ रुख किया आपने? नहीं, मैं, वो एक एक्सीडेंट था। अच्छा। मेरे एक मित्र होते थे दीपक बसु चौधरी, हम्म वो एक, दो बड़े कामयाब पत्रिकाएं निकलते थे एनर्जी सेक्टर में, ऊर्जा और ऊर्जा ऑयल एंड गैस। सुजान सिंह पार्क में उनका कार्यालय होता था। तो मैं तो खुशवंत सिंह जी से मिलने जाता था, उस बहाने इनसे भी दोस्ती हो गई। वो आमने सामने वाले अपार्टमेंट में थे, और अचानक एक दिन उनका मर्डर हो जाता है। ओहो। तो मर्डर होता है, अब दोस्ती है, तो फिर अपन मिलने मिलने गए। तो उनके फैमिली कोलकाता से आया। हम्म वो किसी कंपनी के जनरल मैनेजर थे, उनके भाई। हम्म तो मैंने कह दिया अब इसका क्या करना है? तो उन्होंने कह दिया कि हम तो चाहते हैं इसको चलाना। हम्म मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए, मैंने कहा चलाना चाहिए। हम्म तो उन्होंने कह दिया आप चलाओ। अच्छा। तो मैं 24-25 के उम्र में मैं संपादक हूँ, और मैंने उस जर्नल को रिवाइव किया। मेरे अंडर कम से कम 10 लोगों का टीम था, हम्म लेकिन उनके अंदर दम नहीं था। हम्म क्या है कि मैगजीन लगभग 5-6 महीने के लिए बंद हो गई। इस बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, जो दूसरे जो राइवल्स थे वो आगे बढ़ गए थे, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं करने के लिए तैयार था, लेकिन वो पैसा नहीं खर्च करना चाहता। हम्म जो उनके भाई जो आए, जी। उनका भी भाइयों में आपस में कोई खास संबंध नहीं था। वो तो इस उम्मीद में आए थे कि भाई इनके पास बहुत कुछ है, हम यहाँ से ले जाएंगे। तो उल्टा वो उनको खर्चा करना पड़ रहा था। तो अच्छा। वो, उन्होंने 4-5 महीने उसको खींचा। हम्म उसके बाद जी। और हम्म तो मेरा जो है इंटरेस्ट, फिर मैंने कह दिया अब तो कहीं और जॉब करना है। अब एडिटर बन गया तो फिर एडिटर से नीचे तो बात नहीं करूंगा। सही सही बात है। तो नेहरू प्लेस में एक मैगजीन निकलती थी, बिजनेस स्फीयर। जी। तो उनका इन अखबार में देखा, मैं वहां गया। हम्म तो अब अपने पास स्ट्रेंथ क्या था कि अंग्रेजी, हम्म वो, और मैं लिखना जानता था। तो मैंने लिखना शुरू किया, वो प्रभावित हो गए। हम्म मेरे सीधे सीधे सैलरी उन दिनों में 10,000 रुपए थे, अच्छा। और मेरे अंडर 10-20 लोगों की, 15 लोगों की एक टीम। हम्म वो ठीक चल रहा था। हम्म लेकिन मैं एक आध कॉन्फ्रेंस में गया, तो मैंने देखा कि हमें कोई भाव ही नहीं दे रहा, और वो सारा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया को। हम्म
मैं कहा यार मेन स्ट्रीम में कैसे घुसा? हम्म। तो तब मैंने पीटीआई का एक एड देखा, अच्छा। तो उसमें लिखा हुआ था वांटेड ट्रेनी एडिटर्स, ओके। ट्रेनी सब एडिटर्स। अच्छा। तो उनका ऑल इंडिया एग्जाम था। हम्म फिर यार ट्राई करके देखते हैं, अभी उम्र ही क्या है। हम्म ट्राई कर लिया, इंटरव्यू में गया तो उन्होंने कह दिया कि आप ट्रेनी है, ट्रेनी, हम्म आपका साल भर का ट्रेनिंग चलेगा, हम्म। तो आपको मिलेगा 2200 रुपये। अच्छा। 10,000 रुपये से 2200 रुपये। हम्म। थोड़ा झटका लगा। जी। मैंने कह दिया कि नहीं यार नहीं करना। फिर मैंने कह दिया कि इसका भविष्य क्या है, ये तो इतना बड़ा संस्था है। हम्म मैंने कह दिया देखिए मैं एडिटर हूँ, और मैंने उनको वो सब दिखाया। उन्होंने कह दिया हमारे लिए ये सब मायने नहीं। हम्म। एजेंसी जर्नलिज्म तो हमको आपको शुरुआत से सिखाना, हम्म। तो आपको एजेंसी जर्नलिज्म सीखना है, जी। वो अलग है। ये मैगजीन के लिए आप कंपनियों के तारीफ में जो बखान करते थे, ये वो नहीं है, ये प्योर जर्नलिज्म। जी। और मैं इस तरीके से 10,000 से 2200 रुपये की नौकरी में मैंने ज्वाइन कर लिया। वो है, उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम में ही रहा। फिर ज्वाइन कर ही लिया आपने, मतलब फिर कर ली। पीटीआई। तो पीटीआई का तो आपका करियर काफी आगे तक बढ़ा और आपने काफी कंट्रीज विजिट किए हैं, वहां के कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहें कि किस तरह से आपने। पीटीआई में मेरा बड़ा रैपिड राइज हुआ। जी। तो मैं मेहनत बहुत करता था। हम्म मैं दिन में डेस्क की ड्यूटी करता था, और उसके बाद जाके मैं अपने बल पर, मुझे कोई असाइनमेंट में नहीं, खुद जाके मैं रिपोर्टिंग करता था। कोई ना कोई स्पेशल स्टोरी लेके आता था। कोई एनजीओ को कवर कर लिया, कोई अलग किस्म के पार्टीज को कवर कर दिया। तो ऐसे ऐसे खबरें जिसके बारे में, मेरा सर्कल बड़ा अच्छा था दोस्तों का। तो मुझे याद है उन दिनों सीपीएमएल ओवरग्राउंड आई थी माओवादी से, वो पहली बार चुनाव प्रक्रिया में। तो सीपीएमएल लिबरेशन, उसमें विनोद मिश्रा होते थे उनके जनरल सेक्रेटरी। जी। पहला इंटरव्यू मैंने उनका लिया। हम्म। तो ऐसे इस तरीके से मैं लोगों को कवरेज कर, मतलब ऐसे ऐसे एरियाज को कवर करने लग गया कि मैं मैनेजमेंट के नोटिस में आ गया। ये कौन है लड़का? कहते सर अच्छा लड़का है, काम करता है, पहले किसी मैगजीन में करता था, लेकिन अब ये मतलब, अच्छा जब सुबह की ड्यूटी होती थी तो मैं शाम को आके स्टोरीज फाइल करके मैं रात को वहीं सो जाता था। अच्छा। और वहीं कैंटीन में एक जेम्स की कैंटीन होती थी, हम्म। एक केरल का ही जेम्स होता था, उसके कैंटीन में मैं खाना खा लेता था, और खाना खा के वहीं सोता था, वहीं सुबह उठ के फ्रेश होता था, और फिर मैं स्टोरीज लिखने लग जाता था। जी। ये मेरी एक हैबिट सी। हम्म। बेंच में ही सोता था। तो घर पे पिताजी और माताजी चिंता नहीं करते थे कि कहाँ गया बेटा, रात भर आया नहीं, कुछ उस तरह का? नहीं, मैं बोल देता था। अच्छा अच्छा। तो उस मैं समय पीटीआई ऑफिस संसद मार्ग पे ही था, सब हाँ वही जी, था पीटीआई? पीटीआई बिल्डिंग। जी। जी जी, अच्छा अच्छा, तो वहीं। पार्लियामेंट स्ट्रीट में। जी, पार्लियामेंट स्ट्रीट, हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर वहां पर आपने सभी तरह की फिर अल्टीमेटली ये जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज दी, तो क्या फिर मैं प्रमोशन हो? बहुत सारे एक्सक्लूसिव स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज, और जी। एक साल के अंदर, हालांकि वहां 8 से 10 साल लगता था कोई डेस्क के व्यक्ति को रिपोर्टिंग में आने के लिए, हम्म। मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अच्छा। एक सीनियर रिपोर्टर वहां का ब्यूरो छोड़कर द हिंदू में चला गया, और उस वक्त मुझसे कहा कि इसको ले लो, और फिर कभी पलट के नहीं देखा लगातार। फिर ऐसे ऐसे जी। रिपोर्टिंग किए। एक बहुत कम समय में मुझे बड़े बड़े, मतलब असाइनमेंट, मैं देश का पहला चीफ क्राइम रिपोर्टर बना।
जी। पहली बार वो पोजीशन क्रिएट किया गया मेरे लिए। मैं जी। डेप्यूटी चीफ रिपोर्टर बना, हम्म। मैं प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट बना, मैं हम्म। स्पेशल करस्पॉन्डेंट बना, ग्रुप 1B बना, हम्म। और बाद में ग्रुप 1A बना, स्पेशल करस्पॉन्डेंट बना, जी। और चीफ पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट बना। हम्म। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक मैंने कवर कर लिया। कवर तो किया। मैंने जो 5 साल, 4-5 साल मैंने छोटे पत्रिकाओं में गंवाए थे, वो सब मैंने मेकअप कर लिया। मैं उस स्पीड में चलता हूँ। हम्म। जैसे मैं संस्थाओं में जाके मैं उनका 3 साल या 4 साल में मैं 15 साल का यात्रा पूरा कर लेता हूँ, जी। जी। तो उस जी। स्पीड में वहां भी मैं काम करता था। जी। तो ये आपने पीएमओ तक को कवर किया, तो कोई जी। बहुत ऐसे संस्मरण हैं जो अभी भी कहीं आपको रोमांचित करते हो उस रिपोर्टिंग में, या उनके साथ कोई बातचीत संवाद हुआ हो आपका? नहीं नहीं, बहुत सारे, बहुत सारे, जी। सारे, कुछ। जी। बहुत सारे। मैंने गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर बने, मैंने उनको पहला इंटरव्यू मेरा था उनके साथ। जी। और मैंने देवेगौड़ा साहब का इंटरव्यू लिया है। हम्म। मैंने सबसे मेरा ऐतिहासिक राजनीतिक रिपोर्टिंग अगर आप देखेंगे तो जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हम्म। कराची में अ, जिन्ना के जो मजार है वहां रख के हम्म। जो वक्तव्य दिया, जिसके बाद बीजेपी का इतिहास जी। गया, और जिसके कारण नेतृत्व परिवर्तन हुआ, और जिसके कारण आज आप जो भी हाँ हाँ, वो परिदृश्य है। जो, हाँ, तो हाँ। कहीं ना कहीं उसके मूल में मैं था। मेरी वो रिपोर्ट थी उस उस मजार के अंदर से, कि अच्छा। उस रिपोर्टिंग ने हड़कंप मचा दिया पूरे देश में। जी। और वो बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज था। जी। तो सर, जिस प्रोफेशन को आपने हाँ, इतना एंजॉय किया, आपको इतना कुछ दिया पीटीआई ने, फिर वहां से आपने चेंज ओवर क्यों किया? फिर शायद आप दूरदर्शन में चले गए थे, है ना? नहीं, वो तो That बाद means- की बात है, वो तो बाद की बात। जी। एक्चुअली मैं एक तरह से मैं सैचुरेशन पॉइंट में आ गया था, अच्छा अच्छा। क्योंकि वही चीज मैं बड़ा जल्दी एक तरह से जो हूँ ना, मैं काम अपना फिनिश करने के बाद मैंने, मेरी आदतें वही है अभी भी। जी। 10 से 12 अनुवाद कर लेता था, तो उसके बाद मेरे दिमाग खराब हो जाता था कि अब क्या कर। कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, मतलब ये है, खाली नहीं बैठ सकते। तो तो प्रधानमंत्री पीटीआई में। कार्यालय भी कवर कर लिया, जी। वो भी कवर कर लिया, राष्ट्रपति के साथ भी गए। जी। मेरे शेखावत जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। जी। जी। तो हर हर सप्ताह रविवार को वो अपने घर पे जो है मुझे दाल बाटी चूरमा के लिए बुलाते थे। अच्छा अच्छा। मैं उनके साथ साउथ अफ्रीका भी गया हूँ, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा। जी। जी। तो करीब कितने साल की आपकी इनिंग रही पीटीआई में? 15 से ऊपर। 15 साल आपने पीटीआई में काम किया, फिर उसके बाद आप दूरदर्शन की तरफ शिफ्ट हुए? नहीं सर, मैंने उसके बाद मैंने ये तय किया कि अब मुझे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जाना चाहिए, अच्छा। क्योंकि अब प्रिंट में कुछ रखा नहीं है। मतलब जी। मेरे लिए कुछ, भाई हाँ अगले हाँ। ने अगर पीएम और राष्ट्रपति कवर कर लिया तो अब क्या। सही सही है। तो उस वक्त मुझे उस टाइप का कोई ब्रेक नहीं मिला। लेकिन मेरे जी। एक दोस्त थे, अभी भी हैं, हम्म। अभी वो फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक चैनल है, वो विदेशी मूल का चैनल था, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोगों के लिए एक चैनल चलाते थे। हम्म। उन्होंने कहते तुम पूरा साउथ एशिया भारत का ब्यूरो चीफ बन जाओ, है अच्छा ना, अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में घुस गया। जी। वहां मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि हम सिर्फ भारतीय मूल के लोगों के लिए खबर, उस तरह का पत्रकारिता नहीं। हम्म। इसी बीच में जी में सुभाष चंद्र जी से मुलाकात होती है, जी। और वे मुझे अपना सलाहकार नियुक्त कर। हम्म। उसका बीच में एक प्रकरण था, यूएनआई को टेक ओवर भी करना था, तो उनको हर विषय में एक सलाहकार की जरूरत थी। तो मैं तकरीबन 4 साल मैं जी हेडक्वार्टर में उनके साथ था। उनके निवास पर भी मेरा कार्यालय था, मैं जी में था। सतीश के सिंह वगैरह हुआ करते थे उस वक्त। और जी का एक्सपेंशन भी उस टाइम काफी हुआ।
लेकिन जैसे मैंने कहा ना बदलाव, चेंज कांस्टेंट होना चाहिए। जी जी। तो इस बीच में मैं राजीव चंद्रशेखर से मिला। अच्छा। वो 2 चैनल चलाते हैं, एक केरला के सबसे बड़े एशिया नेट चैनल, आजकल मंत्री हैं, और दूसरा कर्नाटक के सुवर्णा चैनल। तो उन्होंने मुझे पूरा ग्रुप का एक तरह से कंसल्टिंग एडिटर या एडिटोरियल कंसल्टेंट, उसका नॉर्थवर्ड्स आने का कुछ एम्बिशियस प्लान्स थे, लेकिन वो खैर मटेरियलाइज नहीं हुआ। राजीव चंद्रशेखर जी आ गए नॉर्थ में, लेकिन चैनल नहीं आया। नहीं आ पाया जी। जी। फिर मैंने कह दिया मीडिया का बहुत हो गया, अब मीडिया का एक और प्रिंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो अब थोड़ा सा कुछ बदलते हैं। और मैं जनसंपर्क को एक्सप्लोर करना चाहता था। अच्छा। इन दिनों कई लोग पब्लिक रिलेशन में मतलब जाने के शौक रखते थे, पब्लिक रिलेशन कंपनीज पत्रकारों को बड़े बड़े पदों पर ले रहे। तो मैं जुड़ गया दालमिया भारत सीमेंट्स के साथ, अच्छा। और मैं बन गया उनका दालमिया भारत एंटरप्राइजेस लिमिटेड का मीडिया एडवाइजर, ग्रुप मीडिया एडवाइजर। पूरे जी दालमिया ग्रुप का मैं मीडिया एडवाइजर था। जी। अच्छा। और इसी बीच मैंने कहा कि वहां भी अच्छा काम किया, लेकिन फिर पत्रकारिता मुझे दोबारा पुकारने लग गई, और ए सूर्य प्रकाश जी बन गए चेयरमैन प्रसार भारती। वो भी मेरे मित्र थे। तो उन्होंने कह दिया के जी मैं जरा दूरदर्शन को ठीक करना चाहता हूँ, आप जी में भी रहे, एशिया नेट में भी रहे, और खाटी पत्रकार तो आप हैं ही, तो आप संपादक की भूमिका में आइए। तो मैंने सोचा कि मैं तो पत्रकार भी रहा हूँ, रिपोर्टर भी रहा हूँ, ब्यूरो प्रमुख भी रहा हूँ, लेकिन किसी भी पत्रकार का एक सपना होता है कि वो संपादक। तो मैंने कहा यार संपादक नहीं बन पाया, और ये एक ऐसा ऑफर है संपादक बनने का। मैं सूर्य प्रकाश जी के साथ लंबी मीटिंग हुई, और उसके बाद दूरदर्शन का मैं संपादक था। जी। उस दौरान हमने बहुत काम किया। अभी भी जो 2 प्रोग्राम हैं, जो 5 मिनट 15 खबरें हैं, 5 मिनट्स फास्ट 15, मतलब पूरा फास्ट न्यूज का पहली बार कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू जी किया। जी। उस वक्त एक बड़े अच्छे डायनेमिक डीजी भी थे उस वक्त, अक्षय राउत जी, जी। और हम लोगों ने खूब काम किया। बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जी। तो सर आपकी जो ये पूरी यात्रा मैं देख रहा हूं, तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई गॉडफादर नहीं था, आपने जो किया वो सब अपने बलबूते, योग्यता और क्षमता के आधार पे किया, और कहीं बदलाव की चाह आपको इस बात के लिए प्रेरित करती रही कि मैं नए नए जो प्लेटफॉर्म्स हैं या फॉर्मेट्स हैं उसमें काम करूं। लेकिन पत्रकारिता में जो आपने जो कुछ पाया और इन हाइट्स पर आप पहुंचे, तो ये अचानक टीचिंग की तरफ कैसे फिर आपका जुड़ाव नहीं, होता है? अचानक नहीं था, अचानक अच्छा। नहीं। जी। मैंने कहा ना, मैं काम अपना 2 घंटे में खत्म कर देता था। अच्छा। तो तो पीटीआई में भी 2 घंटे में काम खत्म कर लिया, 2-4 घंटे में, जो भी है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ करने के बाद जो है हाँ क्या हाँ। करना है भाई अब। तो 1996 से जी। मैंने पार्ट टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, अंबेडकर जर्नलिज्म, कॉलेज। जर्नलिज्म पढ़ाया, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया? जर्नलिज्म, जर्नलिज्म। अच्छा। मैंने अंबेडकर कॉलेज में पढ़ाया, अच्छा। जानकी देवी महाविद्यालय में पढ़ाया। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमारे एक मित्र बार काउंसिल में थे, मैं कवर करता था बार काउंसिल वगैरह। जी।
तो वहां जो सेक्रेटरी था उनकी बहन जो है वो अंबेडकर कॉलेज में पढ़ाती थी, अच्छा। रेगुलर टीचर थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई पढ़ाते क्यों नहीं हो। मैं पहले पहले इंटरेस्ट नहीं लिया यार क्या है। जी। वो बार बार बोलते थे आप क्यों नहीं जाते हैं, वहां उनको चाहिए जर्नलिज्म पढ़ाने वाले। अच्छा। फिर उस वक्त ये जमुना पार में गीता कॉलोनी में हुआ करती थी अंबेडकर जी। कॉलेज। हम्म। तो मैं वहां गया और मैं पढ़ाने लग गया और मैं इतना पॉपुलर हो गया कि जी। पूछिए मत। ये जो नीरज करण सिंह सब मेरे वहां के स्टूडेंट हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। जो आजकल महेंद्रगढ़ में हैं। जी, महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है ना। हाँ, ये सब सबके मेरे स्टूडेंट हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं पढ़ाने लग गया अच्छा। और बड़ा लोकप्रिय टीचर हो गया। और उसका हम्म। कारण और कुछ नहीं था, मैं फील्ड से आता था और मैं इंडस्ट्री का अनुभव देता था। बाकी जो टीचर्स थे वो थियोरेटिकल और वो नॉलेज देते थे। ऊपर से जी उन दिनों तो इतने मीडिया के टीचर्स भी नहीं होते थे, जी ज्यादा अंग्रेजी या हिंदी विभाग के टीचर्स पत्रकारिता जी पढ़ाते। जी। तो उसके कारण जो है मैं अचानक बहुत पॉपुलर हो गया और मेरे हम्म। दिमाग कई जगह से खबरें जाने लगे एक ऐसा टीचर है। तो जगह जगह बुलाते रहे आपको। 98 में मुझे पहली बार आईआईएमसी में बुलाया। 98। 1998 में पहली बार जी। आईआईएमसी में बुलाया। हम्म। और मैं 98 से मैंने न जाने कितने बैचेस इंग्लिश जर्नलिज्म और डेवलपमेंट जर्नलिज्म जी वो मैंने पढ़ाए हैं। मेरे को फिर फुल फुल मॉड्यूल मिलने लग गया। जी। इस बीच में रामशरण जोशी जी थे माखनलाल के नोएडा परिसर में। जी। तो वहां से मुझे कॉल आया कि भाई आप यहाँ कुछ क्लासेस नहीं ले सकते हैं। जी। फिर मैंने हफ्ते में एक दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक दिन आईआईएमसी, एक दिन माखनलाल, ऐसे डिवाइड करने लग गया। अच्छा। क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक भी था और कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाते थे। जी तो दोनों तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अपन गलत तरीके से कभी हमने पत्रकारिता में जी भी कुछ पैसा नहीं कमाया, तो मेहनत जी। से ही कमाया। तो जो तनख्वाह मिलता था उसी से घर चलता था। सही सही है। तो मैंने इस तरीके से, मैं आईआईएमसी में ये कहा जाता था कि अगर 100% अटेंडेंस देखना है तो मंगलवार के दिन 3:30 बजे केजी सुरेश का क्लास आके देख लेना। सब बच्चे दिन में, हफ्ते में एक दिन दिखाई देते हैं, वरना सब बच्चों को एक साथ दिखना बड़ा मुश्किल। जी। वहां मैं लगातार जाता रहा। अर्चना तब एकेडमिक एसोसिएट थी आईआईएमसी में, जो आजकल जेएनयू में एसोसिएट अच्छा, प्रोफेसर। जेएनयू में है अर्चना सिंह, पहले जम्मू में थी वो। जम्मू में तो बाद में गई, बाद में गई है, हाँ। पहले आईआईएमसी में एकेडमिक पर बहुत छोटी थी। जी जी। तो वो भी एक बोलती शिक्षक के दुश्मन लिए तो ये बहुत गर्व की बात है और सेटिस्फेक्शन की बात है कि उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी यहाँ तक पहुंचते हैं। हाँ, लेकिन मुझे तो लग रहा है वो आपके उस रोमांच की मैं कल्पना कर रहा हूँ कि वो जो दो संस्थान जिनके आपने नाम लिए, आईआईएमसी और माखनलाल चतुर्वेदी, जहां आप अंशकालिक शिक्षक के रूप में पढ़ाते थे और एक समय ऐसा आया कि वहां आप नेतृत्व कर रहे हैं डीजी के रूप में। नहीं और नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। जी जी। मैं जहां जहां मैं दूरदर्शन में शायद 1995-96 से ही मैं विशेषज्ञ के रूप में जाता था। जी। अच्छा। वहां मैं एज एक्सपर्ट जाता था प्रोग्राम जी। में, मैं उसका संपादक बना। आईएमसी में विजिटिंग फैकल्टी जाता था, मैं जी। उसका जो है महानिदेशक बना। माखनलाल में पढ़ाने जाता था, हम्म। मैं उसका कुलपति बना। तो भाई कई लोग साहब। कहते हैं सर बीच बीच में आया करो, कहते हैं मैं कहता हूँ मत बुलाना। सही बात है। क्योंकि जहाँ इतिहास तो जाता यही हूँ बता रहा है कि आप सर्वोच्च पद पे पहुंचे हैं वहां। तो सर हम तो सोचते हैं वापस पीएमओ कवर कीजिए। माखनलाल यूनिवर्सिटी का मैं पहला एडजंक्ट प्रोफेसर मुझे नियुक्त किया गया। उस अच्छा। यूनिवर्सिटी के इतिहास में मैं पहला एडजंक्ट प्रोफेसर। तो जी माखनलाल या आईआईएमसी के साथ मेरा पहली बार कोई संबंध नहीं था। जी इनफैक्ट आईआईएमसी का मेरा इंटरव्यू में मेरे बोर्ड में 2 लोग थे, 3 जी। लोग थे, सेक्रेटरी तो थे ही आईएनबी मिनिस्ट्री के, हाँ हाँ। स्वपन दास गुप्ता और रजत शर्मा। अच्छा अच्छा। इनफैक्ट एक फैक्ट जो मेरे फेवर में गया, बाकी सब धुरंधर आए हुए थे इंटरव्यू के हाँ लिए, हाँ।
तो उन्होंने पूछा भाई आईएमसी को आप कैसे संभालोगे? मैंने कहा देखिए आई नो आईएमसी लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। मैं 98 से पढ़ा रहा हूँ और मैं जानता हूँ वहाँ क्या क्या चीजों की कमी है, हाँ 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 वहाँ क्या करना चाहिए मुझे पता है जी, उसकी स्ट्रेंथ और तो वीकनेस दोनों पता है। उस एक पॉइंट पर मैं मुझे अदरवाइज तो मुझसे भी काफी प्रशासनिक दृष्टि से अनुभवी लोग थे। जी मेरा प्रशासन का अनुभव तो पत्रकारिता का ब्यूरो और संपादक का भूमिका में ही रहा। मैं हाँ कभी हाँ 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 प्रशासन के रूप में नहीं, लेकिन जी आ, तो इसलिए प्रशासनिक अधिकारी काफी आए थे उस इंटरव्यू में। जी जी लेकिन उसमें मुझे लगता है कि मुझे वरीयता इसलिए दी गई क्योंकि मेरा जो है वहां का जो अनुभव रहा। तो सर ये जो आपका दोनों जगह रहा, क्योंकि अब जैसा हम सुनते हैं बाहर रह मैं करके। क्वेश्चन पेपर सेटिंग भी करता था, जी मैं बहुत कुछ एकेडमिक एक्टिविटी में पूरा करता था मैं। जी तो, और मैं उसके साथ साथ मैंने अपना पीएचडी भी कर लिया था। जी हम्म, तो सर एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों में लोकप्रिय रहे और आपने काफी पढ़ाया, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया। फिर आपको मौका मिलता है डीजी के रूप में आईआईएमसी में और हार्ट ऑफ द कंट्री दिल्ली में रह करके। तो और फिर आप वाइस चांसलर हैं। तो कई बार निश्चित रूप से बहुत सारे कामों के, चाहे प्रवेश हो या और कोई हो, कई तरह के दबाव भी आते होंगे। तो आप उन सारे स्थितियों को कैसे संभालते हैं और कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा जो मैं, जैसा मैंने कहा कि एक दशक से देख रहा हूं कितनी सहजता के साथ आप विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध हैं, तो शिक्षकों के लिए भी उपलब्ध हैं। अभी मैंने टेलीफोन कुलगुरु कॉल पे। उवाच शुरू किया है। जी कुलगुरु उवाच मैंने एक हाँ नया हाँ कुल शुरू। जी अब मैं विद्यार्थियों के बीच में जाके मास्टर क्लास लेता हूँ। जी हाँ, मैंने देखा अभी आपने इन दिनों में शुरुआत की है एजेंसी जर्नलिज्म पे और इसमें लेक्चर्स दिए हाँ हैं। जी तो आपकी सहज उपलब्धता है, वो आपने एक प्रशासनिक अधिकारी का कोई उस तरह का आवरण अपने चारों ओर नहीं लगाया जी। और हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो ये कैसे समय प्रबंधन और ये जो दबाव और ये सारी चीजें आती हैं, उस तनाव को कैसे करके इतने सहज रूप से आप इतनी अकादमिक गतिविधियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं? तो कैसे समय निकालते हैं लेक्चर तैयार करने के लिए, पढ़ने के लिए? बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो कुछ उन अनुभवों के बारे में आप बताएं। देखिए मैं मानता हूं कि जब आप एक काम को काम की तरह लेंगे तो फिर वो उसमें तनाव भी आता है, उसमें जी समय का भी समस्या होती है। हम्म लेकिन मैं जो भी चीज करता हूँ बड़े जज्बे के साथ करता हूँ, पैशन के साथ करता जी हूँ। मेरा पैशन मेरा स्ट्रेंथ है। हम्म और जब पैशन के पास साथ करता हूं तो मैं घड़ी की तरफ देखता नहीं। जी और अगर आप 10 से 6 में आप संस्थाएं नहीं बना सकते, बिल्कुल आप अगर 24/7/365 अप्रोच नहीं लेंगे तब तक आप संस्था खड़े नहीं कर सकते। हम्म और मैं मानता हूं कि समय हर चीज के लिए निकल सकता है, सवाल प्राथमिकता का है। जी अगर मैं लोगों से जाके घंटों बैठ के गपशप करूं, घंटों बैठ के टीवी देखूं, घंटों बैठ के फिल्म देखूं, घूमने जाऊं घंटों, मेरे लिए वो प्राथमिकता, वो गलत है मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी प्राथमिकता नहीं। और मेरी फैमिली भी बड़ी सपोर्टिव रही इस मामले में। वो मेरे फितरत को समझ गए, मेरे स्वभाव को समझ गए। तो उन्होंने भी, जब मैं फैमिली के साथ होता हूँ फैमिली को भी टाइम देता हूँ। ऐसा नहीं है हम्म, कि फैमिली पूरी निग्लेक्टेड है या ऐसा नहीं, लेकिन उनको पता है कि ये 10 to 6 वाले, इनफैक्ट मैं किसी दिन शाम को 6 बजे अगर घर गया तो घर में पूछते हैं कि क्या नौकरी छोड़ के आए हो क्या? क्योंकि अच्छा नौकरी में रहते हुए तो ये आदमी करेगा नहीं, 6 बजे नहीं है। कोई घर नहीं आएगा। जी तो ये जो एक पैशन जरा है, वो मैं समझता हूँ कि वो पैशन सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं एक रेस्टलेस व्यक्ति हूँ। जी। लेकिन सर आपने परिवार की बात उठाई कि परिवार को भी समय देता हूँ। हम्म, जो व्यक्ति पूरी तरह से इन्वॉल्व है और जैसा यदा कदा आपसे बात होती रही, हम्म, आपकी एक बिटिया कविताएं लिखती हैं और एक हम्म, बिटिया मेडिकल में है, हम्म। तो निश्चित रूप नहीं, से वो बच्चे। वो वो भी कविताएं लिखती है, वो अच्छा वो कविताएं भी लिखती लिखती है। है। दूसरी वाली जी डांस में है। अच्छा, तो ये जो आपकी, मतलब मैं, मुझे लगता है कि बच्चों को भी कहीं लगता होगा कि पिताजी उनकी कविताओं को पढ़ें, उनको कहीं मार्गदर्शन दें, उनको भी तो एक उस वात्सल्य की आवश्यकता होगी। तो इस भागदौड़ में वो कहीं ना कहीं तो महसूस करते होंगे ना उस कमी को, कि जो समय रहते जब नहीं कविता नहीं, नहीं लगा ऐसा। उनके इम्पोर्टेंट सभी चीज में मैं रहता हूँ।
देखिए, इन सब चीजों व्यस्तताओं के बीच में मेरी बड़ी बिटिया के पूरे 12 वर्ष के स्कूलिंग में शायद जी। 2 या 3 ऐसे प्रकरण हुए होंगे जब मैंने उसका पीटीएम मिस किया हो। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। उसके पीटीएम के लिए जरूर पहुंच जाता था, जी जी। ये मैंने कभी नहीं छोड़ा। इसी तरीके से अभी भी मेरी बिटिया का जब कोई बड़ा परफॉर्मेंस होता है, छोटी वाली का, जी, तो अभी आप उसके जाते हैं। त्रिवेणी कला संगम में उसका परफॉर्मेंस हुआ, जी। तो मैं फ्लाइट लेके मैं गया। हम्म। तो मैं वो चीजों का ध्यान रखता हूँ कि उनको जो मुझे पता है कि वो जब स्टेज में आएगी तो उसकी आंखें जो है ढूंढेगी मुझे। तो मैं वहां पहुंच गया था। तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके जो बड़े बिग इवेंट्स है उसको मैं ना मिस करूं। डे टू जी। डे में तो देखिए प्रैक्टिकल नहीं देखिए, है। रोज तो संभव भी नहीं है, लेकिन जब समय पड़ता है तो आपका सानिध्य मिलता है उनको। जी तो सर, आपकी बातचीत से मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जो बच्चा, जो युवक अपना कोई भी कमिटमेंट के साथ काम करे, समय प्रबंधन करे और उसके साथ जुनून के साथ काम करे, तो शायद वो अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। और जी अपनी सर। योग्यता और क्षमताओं पर वो विश्वास रखे, तो फिर और सफलता असंदिग्ध है। लेकिन मैं अभी तो बस आपके। इतना ही जोड़ना चाहूंगा जी भानावत जी आपकी बात में कि देखिए, हम लोग बहुत आलोचना करते हैं अपने जी। जीवन। अरे वहां भ्रष्टाचार है, वहां ये है, वहां कोई हम्म। काम नहीं हो रहा, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। जी जब आपको मौका मिला तो आपने क्या किया है? जी। बिल्कुल। मेरे लिए ये डिफाइनिंग पॉइंट है। हम्म। आपको आईएमसी दिया था, आप कहते हो शैक्षणिक संस्थाएं बर्बाद है, किसी का कमिटमेंट नहीं है, आपने क्या किया? जी मुझे माखनलाल की जिम्मेदारी दी गई तो मेरे मन में यही था कि मुझे कितना मैं इस संस्था को बेहतर कर सकता जी। हूं। तो अभी भी मेरा कार्यकाल सितंबर 14 को समाप्त हो रहा है। तो कई मेरे शुभ चिंतकों ने कहा कि अरे सर, आप 3-4 महीने थोड़ा रिलैक्स कर लिए, बहुत काम कर हाँ लिया हाँ। आपने, 3-3 बच्चर बना दिए, एनईपी ला दिया, अभी नैक जी बोल के पीछे लगा हुआ हूं मैं। जी तो कहते सर थोड़ा आराम कर लीजिए, अब 3-4 महीने, 4 साल तो आपने आराम किया नहीं। जी। तो मैंने कह दिया, मैं लास्ट वर्किंग डे तक काम मैं करूंगा। सही काम करता रहूंगा। जी अभी नई नई चीजें लेके आया हूं मैं, जी। ये कुलगुरु वॉच और वो ये बड़ा, तो मेरा नेचर है वो। नहीं, मैं, वो किया आपने, जर्नल एक निकालना शुरू किया है। हाँ, जर्नल ऑफ पब्लिक। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक हाँ, रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस पे JPRM शुरू हमने किया। शुरू किया, बहुत काम है। आईआईएमसी में आपने जर्नल्स को रिवाइव किया, कम्युनिकेटर संचार जी माध्यम। जी। नए नए कोर्सेज आपने शुरू किए, इसमें नए तो कोई दो राय डिपार्टमेंट शुरू नहीं। किए, वहां न्यू मीडिया डिपार्टमेंट मैंने ही शुरू जी किया था। जी जी। यूनिवर्सिटी का लेटर ऑफ इंटेंट मैंने ही दिलाया था, डीम्ड हाँ यूनिवर्सिटी बिल्कुल, का, जो आज आपके आज सहयोग डीप से, यूनिवर्सिटी का आप जैसे स्टेटस। मित्रों के जी जी, पूरे बिल्कुल सहयोग से। बिल्कुल। और और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी को नए कैंपस में ले जाने का श्रेय भी आप ही को है, बहुत लंबे समय तीन से। कैंपस, कम्युनिटी जी रेडियो, जी। और लगातार नई ट्रैवलिंग, इतना शिक्षा समय नीति, आप और अब निकाल नैक, रहे हैं। अब जी नैक है जी मेरा अगला लक्ष्य। जी। तो सर, अभी वैसे इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग इन संस्थाओं को बनाने में किया है। और यूं तो अभी आपके पास बहुत समय है, इसलिए मैं ये सवाल तो नहीं पूछूंगा कि वापस पहले जाने का मौका मिले, ऐसी टाइम मशीन आए जो हमें वापस करियर शुरू करने का मौका दे, तो हम क्या करेंगे, क्या सपना है। लेकिन चूंकि अभी आपके पास एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र है, तो कोई कभी आप सोचते हैं कि ऐसा अवसर मिले तो मैं ये कुछ कर पाऊं जो अभी की परिस्थिति में आप नहीं कर पाए, ऐसा कोई एक आप विजन देखते हैं या कोई ऐसा सपना देखते हैं कि वो करने की आपकी इच्छा हो आगे? आगे आगे के लिए, हाँ, आगे के लिए। मतलब जनरली मैं सवाल ही पूछता हूँ कि मान लीजिए वापस करियर शुरू करना हो, तो देखिए हम क्या वापस तो करें मैं पत्रकार ही बनता। जी मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ एक पल के लिए भी जीवन में कि मैं गलत पेशे में आ गया। जी। तो पत्रकारिता में आप संपादक तक पहुंचे, ये सब रहा, लेकिन उसमें भी कभी आपको लगता है कि मैं जैसे अब ज्यादातर एजेंसी में रहे, जहां नाम प्राय छपता नहीं लेकिन है ना? मेरे खूब छपे, अच्छा, अखबारों में वायलेंस खूब मिली। छपे, बहुत। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ चलिए, तो पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं इससे, हाँ, है ना? मुझे उस भी बात का कोई ये नहीं है। जी जी। हो सकता है कि चलिए। कुछ कुछ और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकता था जी। तो वो। सर, आपके पास इतने संस्मरण हैं, इतनी स्टोरीज आपने की, हालांकि इतने व्यस्त रहे, तो कभी आपने ये सोचा नहीं कि इन सबको लिपिबद्ध करके पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करें? कभी उस तरह का एक समय नहीं मिल रहा, मैं खुद करना जी चाहता हूँ, मैं किसी और जी से नहीं करवाना चाहता। मेरे साथ बड़ा दिक्कत है, मेरे कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, मित्र लोग, जी क्योंकि वो किताब लिखते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उसका जो है अमुक लिखूं, मैं प्रिफेस लिखूं, मैं जी। कई बार उसका भी टाइम नहीं मिलता है। वो मैं हूँ साहब, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी फिर। हाँ,
तो नहीं लिखता है। नहीं, अच्छा, मैं बड़ा जिद्दी हूँ। दूसरे वो लोग कहते हैं कि अरे आपके लिए क्या है, किसी फैकल्टी को कह दो वो लिख के आपको दे देंगे। मैंने कह दिया नहीं, ऐसे नहीं लिखूंगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो साल में 6 किताब लेके आते हैं, वो जी पता नहीं कैसे लेके आते हैं। कई लोग हैं प्रशासक भी हैं और साथ में 6 किताब भी आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जी कि या तो आप सिर्फ किताब लिख रहे हैं या कोई और किताब लिख रहा है, या आप प्रशासन कर रहे हैं या तो कोई और प्रशासन कर रहा है। जी दोनों में से एक ही हो सकता है। तो मैं फुल टाइम, वट एवर आई डू, आई एम फुल टाइम इनटू इट। उसके जी बाद जी मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता है। मैं जी। अपने आप को, अभी आप देखिए शनिवार है, आज भी मैं मतलब सवेरे से मैं कई चीजों में लगा हुआ था। आज आपके साथ वो बात, लग रहा है थके हुए लग रहे हैं आप मुझे नहीं अभी। इसके बाद भी मैं लाइंड अप है मेरा, कल भी लाइंड अप है मेरा। जी सैटरडे संडे भी शहर में जितने कई फंक्शंस है उसमें अक्सर मुझे बुलाते हाँ, हैं। खैर ये तो है आपका कि आप कोई भी इस तरह का अकादमिक कार्यक्रम है उसमें जरूर जाते हैं जी, और पूरी तल्लीनता के साथ। ऐसा नहीं कि बीच में उठ के चले जाएं। ये नहीं, मैंने वेबिनार्स पे कितनी बार हाँ, देखा है आपको। नहीं, मैं जाता हूँ तो मैं फिर कोशिश करता हाँ हूँ कि हाँ फंक्शन में भी जाऊं, जी समय देता हूँ, सोच समझ के दे दिया तो मैं पूरे 2 घंटे 3 घंटे बिल्कुल। फंक्शन में रहकर ही आता हूँ। जी, वेबिनार्स पे मैंने देखा है कि अमूमन आप पूरा टाइम जो है उसमें जी, देते हैं और जो दूसरे हैं उनको भी आप सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि यही सब चीजें हैं जिनका अनुसरण करके कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रेरित होंगे और यही हमारा एक लक्ष्य है कि इस छोटी सी बातचीत का ये प्रभाव हमारी नई पीढ़ी पर पड़े। तो चलिए सर, अपन इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक इसको देख रहे हैं उन्हें कहीं प्रेरणा मिलेगी अपने जीवन को और अधिक प्रभावी ढंग से जीने की और करियर में कुछ कर गुजरने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप इसी बहुत गति बहुत से धन्यवाद। निरंतर काम करते रहें। आपसे ही प्रेरणा लेता हूँ। आप, नहीं साहब। आपकी जीवंतता, आपकी ऊर्जा और आपकी तो सक्रियता, वाकई सच में हम सब के ये लिए मीडिया शिक्षा ये जगत में, सब हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, लेकिन आपसे सही। बहुत कुछ नहीं प्रेरणा सर, ये मिलती है। आपका आपको देखते हैं तो कई बार स्नेह काम भी होता है तो लगता है कि नहीं, अगर भानावत जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये आपका स्नेह भाव है। जी ठीक है सर, धन्यवाद है ना। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।